are surrounded by lemma and palea. मैं वापस इसी को रिपीट कर रही हूँ बेटा, इसे रिकॉर्डिंग हो जाए. मैंने रिकॉर्डिंग का ऑन नहीं किया था, अब ऑन किया है. सुनना. बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस. चावल का पादप अर्धजलीय वार्षिक घास है. इट इज ए सेमी एक्वेटिक एनुअल ग्रास. इसका तना बेलनाकार होता है. वह तना पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है. अब चावल के पादप में तल शाखन के फलस्वरूप कुछ का निर्माण होता है. इंटरनोड्स खोखली होती हैं, होलो होती हैं तथा आधारीय भाग में ये पर्व मतलब इंटरनोड्स छोटी होती हैं. आधारीय भाग में छोटी होती हैं लेकिन ऊपर की ओर ये इंटरनोड्स लंबी होती जाती हैं. अब प्रत्येक पर्व संधि के ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टम मतलब अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है. प्रत्येक टिलर तथा मुख्य तने के आधार पर स्थित एक प्रथम पत्ती होती है. इस प्रथम पत्ती के रूडिमेंट्री होने के कारण इसे प्रोटोफिल कहते हैं. अब जो लीव्स हैं, चावल के पादप की जो लीव्स हैं वो एकांतर होती हैं और एकांतर रूप से विन्यासित होती हैं. प्रत्येक लीफ शीट मतलब पर्ण आच्छद, लीफ लैमिना मतलब पर्ण फलक, लिग्यूल तथा ऑरिकल में विभेदित होती है. इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अपन बात करेंगे. पुष्प क्रम. तो चावल में स्पाइकलेट पाया जाता है, मतलब पुष्पक्रम को कहेंगे पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट, इसका पुष्पक्रम होता है. एंड द फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. जो चावल के पुष्प हैं वो स्वयं परागित होते हैं. These flowers are surrounded by lemma and palea. जो पुष्प है लेमा व पेलिया के द्वारा घिरे हुए होते हैं. लेमा व पेलिया भूसा बनाते हैं जो दाने से संयुक्त रहता है. लेमा व पेलिया क्या बनाते हैं? भूसा बनाते हैं जिसे हल कहते हैं, HULL, और ये दाने से संयुक्त रहता है. तो भूसा सहित चावल के दाने धान कहलाते हैं, मतलब पैडी कहलाते हैं. पेलिया व लेमा तुषयुक्त होते हैं या तुष रहित होते हैं, मतलब पेलिया एंड लेमा these are owned or ownless. प्रत्येक फ्लावर में लेमा व पेलिया द्वारा परिबद्ध 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं. ये पुंकेसर 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, मतलब 6 stamens are found which are arranged in 2 whorls. एक अंडक भी पाया जाता है, कार्पल भी पाया जाता है. ठीक है बेटा. अब अपन बात करेंगे चावल के फल की. तो एक बीज पता है और इस फल का नाम है कैरियोप्सिस. तो चावल के दाने विभिन्न आकार, माप तथा सफेद, हल्के या लाल रंग के होते हैं. लाल रंग का चावल सबसे हल्की किस्म का माना जाता है और चावल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में स्टार्च संचित रहता है. तो कौन सा इसमें संचित रहता है? स्टार्च संचित रहता है. तो चावल के दानों में 78% स्टार्च उपस्थित होता है जो कि एंडोस्पर्म भ्रूण कोश में पाया जाता है. स्टार्च एमाइलोपेक्टिन व एमाइलोज के रूप में पाया जाता है. स्टार्च के अतिरिक्त चावल के दानों में 7.5% प्रोटीन व 1.8% वसा तथा विटामिन होते हैं. अब अपन बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल. जलवायु एवं मृदा. चावल के लिए कौन सी जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो चावल है राइस
ट्रॉपिकल जलवायु का पादप है। ये उष्ण तथा नम क्लाइमेट में अच्छी वृद्धि करता है। मतलब ये सेमी एक्वेटिक अर्ध जलीय पादप है जिसे निरंतर जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चावल पादप की वृद्धि के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है तथा चावल के परिपक्वन के समय चमकीली धूप आवश्यक होती है। तो चावल के लिए उच्च जल धारण करने वाली तथा जल निकासी वाली भारी दोमट मृदा या चिकनी मृदा उपयुक्त रहती है। इसके अतिरिक्त चावल की कल्टीवेशन के लिए नदी व डेल्टा की जलोढ़ मृदा, जिसे कि आप एलुवियल सॉइल कहते हो, वो भी उत्तम रहती है। तो चावल के लिए मृदा की हल्की अम्लीय प्रकृति उपयुक्त रहती है। इस मृदा की जो पीएच होती है वो 7 to 8.5 पीएच होती है। तो चावल के दानों में 78% स्टार्च उपस्थित होता है। अब बेटा अपन बात करेंगे कल्टीवेशन की, जिसका मतलब है खेती करना। सर्वप्रथम जब चावल की खेती की भली भांति चावल की खेती की जाती है तो अपन खेत की जुताई की जाती है, खेत को प्लॉ किया जाता है, इसे समतल किया जाता है। मतलब सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, जुताई के बाद खेत को समतल किया जाता है, उसके पश्चात खेत में पानी भर दिया जाता है। तो अब अपन करेंगे जो जल वायवीय परिस्थितियों के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बुवाई अलग अलग समय पर की जाती है। तो फसल की बुवाई एवं कटाई के समय के आधार पर चावल की फसल 3 प्रकार की होती है। सुनना बेटा, एक तो है विंटर राइस, शरद चावल। दूसरा है ऑटम राइस, जैसे कि अपन कहते हैं ग्रीष्म चावल। एक है स्प्रिंग राइस, जिसे कि कहते हैं बसंत चावल। तो अब करते हैं विंटर राइस की, शरद चावल की। शरद चावल इसे जून जुलाई में बोया जाता है व इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। इस प्रकार शरद चावल का जीवन काल 140 से 170 दिन का होता है। यह फसल भूमि में लोलैंड की जाती है, मतलब अच्छी लोलैंड में उगाई जाती है। अब अपन बात करते हैं ऑटम राइस की। इस फसल की बुवाई मतलब ऑटम राइस ग्रीष्म चावल की बुवाई मई जून में की जाती है, जो सितंबर अक्टूबर तक पककर तैयार होती है। इस प्रकार ग्रीष्म चावल का जीवन चक्र 90 से 120 दिन का होता है। अब बेटा अपन बात करते हैं स्प्रिंग राइस की, जिसका मतलब है बसंत चावल। इस चावल को दिसंबर जनवरी में बोया जाता है व इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसे बोरो भी कहते हैं, बी फॉर बॉम्बे, ORO, BORO। इसे मतलब ग्रीष्म चावल को बोरो भी कहते हैं। और अब अपन बात करते हैं भारत में चावल की खेती 2 विधियों से की जाती है। एक तो है ड्राई कल्टीवेशन, जिसका नाम है शुष्क विधि। दूसरी है वेट कल्टीवेशन, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं शुष्क कृषि की, ड्राई कल्टीवेशन में। तो इस विधि में राइस की बुवाई शुष्क मृदा में अन्य फसलों की तरह की जाती है। राइस की जो सोइंग है कैसे करते हैं, शुष्क मृदा में करते हैं। तो जब शुष्क मृदा में राइस की बुवाई करते हैं तो सीड्स को, बीजों में को बिखेर कर अथवा ड्रिल मेथड द्वारा बोया जाता है। बीजों को बिखेर कर मतलब ब्रॉडकास्टिंग अथवा ड्रिल मेथड के द्वारा बोया जाता है। सोइंग से 1 माह पहले गोबर की खाद
डाली जाती है तथा खेत को 3 से 4 बार जोता जाता है। अब अपन बात करते हैं वेट कल्टीवेशन की, आर्द्र कृषि की। तो इस विधि में जो कि वेट कल्टीवेशन है, कृषि जल की पर्याप्त उपलब्धता में की जाती है। When sufficient quantity of water is available, then the rice cultivation is done, जिससे पौधे रोपण के समय से कटाई के समय तक जलमग्न रखे जाते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे बेटा बुवाई की, इसको कहते हैं सोइंग। तो बुवाई के बारे में देखते हैं। तो बुवाई के पहले खेतों को अच्छी तरह से जोता जाता है। खेतों को जोतने के पश्चात इन खेतों में 5 से 6 सेंटीमीटर स्थल तक जल भर दिया जाता है। अब गीले खेत को फिर से मतलब पुनः 4 से 5 बार जोता जाता है। पौध तैयार करने के लिए बीजों को जलमग्न क्यारियों में बोया जाता है, जो जलमग्न का क्या फायदा होता है? अंकुरित हो जाते हैं। पौध सीडलिंग्स जब 9 से 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो इन्हें जलमग्न क्यारियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब 5 से 6 पौधों का समूह एक स्थान पर कतारों में रोपा जाता है। वे कतारों के मध्य की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके पश्चात खेत में और जल भर दिया जाता है ताकि पौध जल में डूबी रहे। रोपण से पूर्व खेतों में देशी खाद तथा फर्टिलाइजर्स, उर्वरक NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम डाले जाते हैं। अब अपन बात करते हैं हार्वेस्टिंग के। तो बालियां पकने पर नीचे को झुक जाती हैं, वह बालियां नीचे लटकने लगती हैं तथा पौधे पीले पड़ जाते हैं। अब फसलों को काट लिया जाता है। तो बेटा आप क्या बोल रहे थे? आप पूछो बेटा, कोई पूछा था कुछ, अब बोलो। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहे थे? जल निमग्न क्यों करते हैं? जल निमग्न इसलिए करते हैं बेटा, पहले जब अपन खेतों को जल निमग्न कर देते हैं तो पौध अच्छी तरह उत्तम क्वालिटी के पौध मिलते हैं। मतलब जो सीडलिंग्स हैं, अब क्यारियों को जब खेतों को जलमग्न कर दिया, क्यारियों में अच्छी तरह पानी भर दिया, जल निमग्न कर दिया, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, यील्ड ज्यादा अच्छी होती है, जो पैदावार है वो अच्छी होती है। इस तरह से करते हैं बेटा, क्योंकि क्यारियों में जल भर देते हैं तो जल सतह के नीचे ये पौधे अंकुरित होते हैं। अगर अपन उनको मतलब आपने पूछा कि मतलब जल खेतों में पानी क्यों भरते हैं? अगर खेतों में पर्याप्त मात्रा में अपन पानी नहीं भरेंगे तो जो राइस के पादप हैं वो जल सतह के नीचे ही अंकुरित होते हैं। तो जल सतह के नीचे कैसे अंकुरित होंगे? जब तक कि खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं हो। तो ये चावल के पादप जल सतह के नीचे अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं, इसलिए ही खेतों में पर्याप्त मात्रा में जल को भरा जाता है, जल निमग्न खेत कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, है ना? अभी तो 9:22 हुए हैं। अब अपन बात कर रहे थे हार्वेस्टिंग की, कटाई की। तो पौधों को दरांती द्वारा आधार के पास से काटा जाता है। जब बुवाई हो गई पहले, फिर इन जो सीडलिंग्स है इनको दरांतियों के द्वारा, सिकल्स के द्वारा आधार के पास से काटा जाता है। फिर इन्हें एकत्रित करके सूखने के लिए 1 या 2 दिन के लिए रख दिया जाता है। सूखने पर इनके बंडल्स बना लिए जाते हैं। अब अपन आएंगे थ्रेशिंग पर। सूखे बंडलों को लकड़ी के लट्ठों से पीटकर अथवा बैलों के पैरों के नीचे कुचलकर दानों को पृथक कर लिया जाता है। मतलब अपन ने फसल को सुखा ली, तब सूखने के बाद इनके बंडल बना लिए। अब सूखे बंडल्स को लकड़ी के लट्ठे से पीटते हैं अपन, मतलब थ्रेशिंग के लिए। आजकल ऐसा कौन करता है मैम? आज तो मशीनें हैं। सूखे बंडल्स को, हाँ मशीनें हैं, लेकिन बैलों के पैरों के नीचे भी कुचल जाता है बेटा। आजकल भी कई जगह गांवों में हो रहा है कि सूखे बंडल्स बना लिए हैं, उसको बैलों के पैरों के नीचे कुचलकर
दानों को अलग कर लिया जाता है। और आपने सही पूछा, अब ये थ्रेशिंग का कार्य ज्यादातर मशीन्स के द्वारा कर लिया जाता है। मतलब मशीन्स के द्वारा क्या होता है, मतलब दाने को अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं कहीं ये प्रचलित भी हो रहा है बेटा, कहीं कहीं एक दो जगह जैसे अपन मिलेंगे, बैलों के पैरों के नीचे सूखे बंडल्स को कुचला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, जैसे कि आपने कहा, जो थ्रेशिंग है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है और मशीन्स के द्वारा इसको पृथक कर लिया जाता है। तो हस्क द्वारा परिबद्ध दाने पैडी कहलाते हैं, धान कहलाते हैं। तो धान की कुटाई करके भूसे को पृथक किया जाता है। अब पृथक किए भूसे को क्या कहते हैं बेटा, ब्रान कहते हैं। पृथक किए गए भूसे को अपन ब्रान कहते हैं या चोकर कहते हैं। इसे बरसाकर मतलब दानों से पृथक कर लिया जाता है। अब मैंने बताया जो पृथक किया गया भूसा है उसे ब्रान कहते हैं। तो ब्रान में एल्यूरोन परत तथा एंडोस्पर्म की बाह्य परतें निकल जाती हैं, जिससे ब्रान की न्यूट्रिटिवनेस, पौष्टिकता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त चावल सफेद रंग का होता है। इस चावल पर पॉलिश की जाती है। इसे पैक करके फिर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। तो अब अपन लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द राइस वेराइटीज, चावल की विभिन्न किस्मों का वर्गीकरण लेंगे। तो इसमें पाएंगे पूरे विश्व में चावल की, राइस की लगभग 8000 किस्में ज्ञात है। इनमें से 4000 किस्में भारत में पाई जाती हैं। प्लांट किस्मों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है बेटा एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मतलब कृषि आधारित वर्गीकरण। बुवाई व कटाई के समय तथा सिंचाई के आधार पर इनको दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। एक तो है बेटा अपलैंड राइस, दूसरा है लोलैंड राइस, मतलब ऊपरी भूमि तथा निम्न भूमि किस्मों में रखा गया है। अब निम्न भूमि किस्मों को बुवाई से कटाई के समय तक जलमग्न रखा जाता है, जबकि ऊपरी भूमि किस्मों को कृषि वर्षा आधारित होती है। अब अपन बात करते हैं कि भारत में एंडोस्पर्म कैरेक्टर भ्रूण पोष के आधार पर, तो भ्रूण पोष एंडोस्पर्म के आधार पर ग्लूटिनस तथा एग्लूटिनस वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब on the basis of endosperm, the rice varieties are divided into glutinous and aglutinous, मतलब भ्रूण पोष के आधार पर ग्लूटिनस तथा एग्लूटिनस वर्गों में राइस को विभाजित किया जाता है। ग्लूटिनस चावल में स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, जो कठोर होता है व चमकदार होता है तथा पकने पर चिपचिपा नहीं होता, जबकि एग्लूटिनस चावल में नरम तथा डेक्स्ट्रिन युक्त भ्रूणपोष होता है, जो पकाने पर मीठा व चिपचिपा होता है। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैम एक बार दोबारा बताएं इनके बारे में। मैंने बताती हूँ बेटा, क्या है कि अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइस की, चावल की विभिन्न किस्मों का वर्गीकरण। तो पहला मैंने बताया एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कृषि आधारित वर्गीकरण। ये क्या होता है, चावल की बुवाई व कटाई के समय तथा सिंचाई के आधार पर चावल को दो मुख्य वर्गों या किस्मों में रखा गया है। तो दो किस्में कौन सी हैं चावल की, एक तो ऊपरी भूमि किस्म है जिसको कहते हैं अपलैंड राइस, दूसरी है निम्न भूमि किस्म, मतलब जिसे कहते हैं लोलैंड राइस। तो जो लोलैंड राइस है, निम्न भूमि किस्मों को बुवाई से कटाई के समय तक जलमग्न रखा जाता है, जबकि अपलैंड राइस को कृषि वर्षा आधारित होती है। जो अपलैंड राइस की कृषि है वो वर्षा पर
आधारित होती है। दूसरा मैंने बताया एंडोस्पर्म कैरेक्टर, भ्रूणपोष के आधार पर। अब जिस प्रकार का भ्रूणपोष होगा उसके आधार पर चावल को वर्गीकृत किया गया है। तो भ्रूणपोष के आधार पर ग्लूटिनस तथा एग्लूटिनस वर्गों में चावल की किस्मों को विभाजित किया गया है। ग्लूटिनस चावल में स्टार्ची एंडोस्पर्म पाया जाता है जो कि कठोर व चमकदार होता है तथा पकाने पर चिपचिपा नहीं होता, जबकि एग्लूटिनस चावल में नरम तथा डेक्स्ट्रिन युक्त एंडोस्पर्म होता है। अब तीसरी अपन बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आकारिकी व कार्यकी लक्षणों के आधार पर। तो आकारिकी एवं कार्यकी विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न किस्मों को 3 वर्गों में रखा गया है। एक तो है बेटा इंडिका वेराइटी, दूसरी है जैपोनिका वेराइटी, तीसरी है जैवोनिका वेराइटी मतलब जावा किस्म। तो अपन बात करते हैं इंडिका वेराइटी, भारतीय किस्में। तो कौन कौन सी भारतीय किस्में हैं? इनमें अधिक तल शाखन पाया जाता है। तो चावल की भारतीय किस्में हैं, इनमें अधिक टिलरिंग पाई जाती है, तल शाखन पाई जाती है, पत्तियां थोड़ी तथा हल्की हरी होती हैं और दानों में प्रसुप्तता पाई जाती है, डोर्मेंसी पाई जाती है। जो दाने हैं वह पतले व चपटे होते हैं। और अब अपन बात करते हैं जापानीज किस्में, जैपोनिका वैरायटी। इसमें तल शाखन साधारण होता है, पतली गहरी हरी पत्तियां पाई जाती हैं तथा प्रसुप्तता का अभाव होता है। वह दाने आसानी से नहीं झड़ते, दाने गोलाकार व दीर्घित होते हैं। अब बात करेंगे जावानिका वैरायटीज की। ये किस्में दोनों के मध्यवर्ती प्रकार की होती हैं। तो अपन लेते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ राइस। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली चावल की कौन सी किस्में हैं बेटा? जया, रत्ना, चंबल, बाला, खुशबू, कस्तूरी, BK 190, BK 79, माई सुगंधा तथा पूसा 221 प्रमुख हैं। अब अपन लास्ट बात करते हैं चावल का उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। तो चावल से प्रमुख व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे इडली, डोसा, उपमा, पुलाव तथा खीर आदि चावल से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, ग्लूटेनिन युक्त चावल के आटों को बिस्किट, आइसक्रीम, पेस्ट्री बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा क्या है? चावल का स्टार्च लॉन्ड्री में, सौंदर्य प्रसाधनों तथा वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। चावल से डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज तथा एडिजिव तैयार किया जाता है। चावल के किण्वन द्वारा, चावल के फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहलिक पेय जैसे जापान में सेक तथा चीन में वांगसेन बनाया जाता है। अब नेक्स्ट इसका यूज है चावल के सूखे तने टोप, चटाई, थैले बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसे स्ट्रॉ, पशु आहार के रूप में तथा कागज उद्योग में भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट यूज है जो चावल से ब्रांड प्राप्त होता है, इस ब्रांड को पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है तथा ब्रांड से तेल प्राप्त किया जाता है। इसे ब्रांड ऑयल कहते हैं, मतलब ब्रांड ऑयल कहते हैं। और ये ब्रांड ऑयल साबुन उद्योग तथा कॉस्मेटिक्स में उपयुक्त होता है। तो बेटा ये अपना पूरा चावल का एक तरह से पूरा हो गया चावल के बारे में। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। नो मैम। अच्छा बेटा रुको, अभी एक बार आप लोगों के पास, सभी के पास बुक्स अवेलेबल हैं क्या अभी, या अभी नहीं है बेटा? नो मैम। नो मैम नहीं है। नहीं है। अच्छा तो जो मैंने चावल के वो आपको नोट्स भेजे थे उसमें दिखाई दे रहा है ना बेटा अच्छी तरह, या वापस कॉफी के मैं उस भेजती हूँ चावल के? मैम आपने कॉफी के भेजे थे? हाँ बेटा ठीक है, मैं भेज देती हूँ आपको।
एक बार रुको, मुझे 27 जुलाई डालने दो, जुलाई। आपने पहले कॉफी के भेजे थे, चावल के नहीं भेजे। मैम कॉफी वाले भी क्लियर नहीं आ रहे थे, 7, 8 और 9 पेज। 7, 8 और 9 पेज। बेटा अभी जितना जितना आ Yes, रहा है ma'am. इतना तो कर लो, और मैं फिर क्लियर करके भेजती हूँ इनको। अभी 934 हो गए हैं, 827 हो, मतलब काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। एक बार और, जैसे आपका नाम, मैं नाम बोल देती हूँ लास्ट क्लास में, गुड्डी वर्मा है ना, गुड्डी वर्मा आई थी बाद में, गुड्डी वर्मा। अच्छा नाम बेटा मैं बोल रही हूँ अंजलि सोनी। मैं वापस से नाम बोल रही हूँ एक बार आपके। एक तो है कांता जाट, झाड़ू छोड़ दे, झाड़ू में लगा हाँ, दे। कांता अब शुरू से ही बोल रही हूँ। एक तो है प्रियंका चौधरी, प्रियंका यस चौधरी मैम। है ना, प्रियंका चौधरी।